पता नहीं कहाँ है। ये देखिए भाई कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं। निकाले गए, सबको भी अस्पताल भेजा है। बड़ी घटना। आंखों में आंसू भरे हुए हैं। बेहद ऊपर से सीधा नीचे कूदा, जिससे उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके दोनों पैर में चोट लगा। की घटनाएं होती हैं, 2-4 दिन मीडिया में खबरें चलती हैं, निंदा आलोचना होती है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। आखिरकार भ्रष्टाचार कर करके एनओसी क्यों दे रहे हैं? नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। 24 घंटे पहले जिस तरीके की घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई, उसने एक बार फिर लोगों का सीना छलनी कर दिया है। आंसू आंख से सूख नहीं रहे। उन माओं के बारे में सोचिए, उन पिताओं के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने बच्चों को, नौनिहालों को एक तरीके से ऐसे समय पे खोया है जब वो जवानी की दहलीज पर खड़े थे। अरमान उनकी आंखों में पनप रहे थे, सपने उनके ठीक सामने थे, मंजिल को पाने के लिए उनकी कोशिशें जारी थीं। लेकिन जो अपने मुकाम पर बैठे हैं, उनको इस बात की कोई चिंता ही नहीं है कि यह हादसा जो आज किसी और के बच्चे के साथ में हुआ है, उनके परिवार के साथ में, उनके घर के बच्चे के साथ में भी हो सकता है। कहने में बात कड़वी लगती है, लेकिन हकीकत यही है कि वो चाहे विकास प्राधिकरण हो, चाहे नगर निगम हो, बिजली विभाग हो, फायर सेफ्टी विभाग हो, हमारे चुने हुए नुमाइंदे हों, या फिर विपक्ष में बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो कुछ आंकड़ों की वजह से सत्ता नहीं पा पाए। ऐसे हादसों के जिम्मेदार वो सब हैं। जो विपक्ष में है वो ये सोच करके केवल कि आरोप लगा देगा और उससे काम निकल जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। ये जो लखनऊ जिस इलाके में ये घटना हुई है, ये आज का नहीं बसा है, सन 78 से बस रहा है। बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो समय के साथ में बनती रहीं, बिगड़ती रहीं, फिर बनी, फिर खड़ी हुई, अलग अलग सरकारें रहीं। किसी एक सरकार के ऊपर किसी एक जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरीके से पॉइंट आउट आज की तारीख में आप कर सकते हैं इस घटना में, लेकिन आप अपने घर में देखिए, घर से शुरू होता है। आप अपने घर के बगल में कोचिंग चल रही हो, कोई कॉमर्शियल संस्थान चल रहा हो, डॉक्टर्स अपने घर पर जो प्रैक्टिस करते हैं, 150 लोग उनके यहां कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, जिनको वो इलाज देते हैं, क्लिनिक है, लेकिन क्या फायर सेफ्टी नॉर्म्स से वो पूरी है? इस बात का चिंतन उन लोगों को ही करना पड़ेगा जो दरअसल हमारे और आपके जैसे, हमें अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। इस घटना ने देश भर में फायर सेफ्टी और अवैध तरीके से खड़ी होने वाली तमाम बिल्डिंग्स पर एक बार फिर से सवाल तो खड़े किए ही हैं। सोमवार की दोपहर लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में जो आग लगी, उसने 15 घरों की जिंदगी भर की ऐसी कमाई को लूट लिया, ऐसी पीड़ा दे गया जो कभी खत्म ही नहीं होगी। मृतकों में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स थे जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का सपना लेकर आए थे। चंद मिनटों में जिंदगी उनके हाथ से फिसल गई, धुआं हो गए वो। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ग्राउंड जीरो पर डटे रहे। उनकी भावुकता भरी तस्वीरें, उनकी भावुकता से भरी हुई बातें और लड़खड़ाती हुई आवाज हम सब ने सुनी, लेकिन उससे क्या? हादसे की गंभीरता आप इस बात से भी अंदाजा लगाइए कि अलीगढ़ में थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सूचना मिली, भाषण बीच में रोका, इन्फॉर्म किया पब्लिक को और लखनऊ चले आए। मौके पर गए, ट्रॉमा सेंटर गए, इलाज हालचाल लिया, बेहतर इलाज के निर्देश दिए, लेकिन उससे क्या? जो चले गए आएंगे क्या? इसके बाद घटना स्थल पर उन्होंने हादसा किस तरीके से हुआ इस बात को भी समझने की कोशिश की। अपने आवास पर मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग भी की, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कुछ थे जो कल ही सस्पेंड हो गए, कुछ हैं जो आगे चल करके कार्रवाई में भुक्तभोगी बनेंगे, सजा पाएंगे। बिल्डिंग का मालिक
वीरेन शुक्ला और उसके साथ साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग विभागों के 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। एलडीए की तरफ से बिल्डिंग को नोटिस जारी करके 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया। बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाने की भी तैयारी है। उससे क्या होगा? उससे इतनी जगह बुलडोजर चला, क्या माफिया राज खत्म हो गया? अभी जिस तरीके की घटना दिल्ली में हुई, जिस तरीके की घटना देश के अलग अलग हिस्सों में, लखनऊ में ही आग लगी थी, अभी यहां झोपड़पट्टी में रहते तो उनके घरों में आग लगी थी। उससे क्या बदल गया? फिर तन गई झोपड़ियां। जिस बिल्डिंग को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, 2016 में उसे ध्वस्त करने के आदेश हुए थे, लेकिन सिस्टम में सेटिंग हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, आलीशान कॉम्प्लेक्स बनकर के खड़ा हो गया। आवासीय इलाके में कॉमर्शियल गतिविधियां चल रही हैं, सिस्टम कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। बाकी फायर सेफ्टी सिस्टम है, उसको एनओसी देनी है, वो दे दिया, नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं, कॉम्प्लेक्स चल रहा है। सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, घटना की सूचना दी गई, जिस तरीके से फायर ब्रिगेड को मौके पर पहुंचना चाहिए, जितनी तत्परता से पहुंचना चाहिए, 1 घंटे बाद पहुंची। एंट्री एग्जिट का एनओसी सीढ़ी है ही नहीं, लिफ्ट से ही ऊपर नीचे होता है उस बिल्डिंग में जहां आग लगी। अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए कि कोई भी बचना नहीं चाहिए। उससे क्या? एसआईटी का भी गठन किया गया है, 7 दिन में रिपोर्ट दी जाएगी, जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय की जाएगी। उससे क्या होगा? क्या उससे? भरा पड़ा है ये शहर, भरा पड़ा है ये प्रदेश और देश इस तरीके के अवैध निर्माण से। हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या इससे क्या होगा जो आप कर रहे हैं, और कितना तोड़ेंगे, कहां कहां बुलडोजर चलेगा। लेकिन फिर भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि नजीर बन सके। इसलिए इस बात को भी संज्ञान में रखना होगा कि मामले की गंभीरता शासन प्रशासन ने समझी है, वो अपनी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या वास्तव में सबक मिलेगा? हम इस बात को लेकर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ऐसे बयान जो सुनना जरूरी है। ठीक है सर, एक बार फिर से बताओ। 13 लगभग 12-13 हमारी जानकारी में आया। अभी तो उसके ट्रामा सेंटर पे गाड़ियों को अच्छे से अच्छा इलाज मिला, घटना की जांच और तत्काल बोलिए बिंदुओं की जांच की जाए, कैसी भविष्य में न हो, कड़ी कार्रवाई। कल जो घटना हुई है उसके लिए दुखद है कि इतने बड़ी संख्या में छात्रों की जान चली गई, और जो लोग वहां पर कोचिंग के लिए, नौकरी के लिए या वहां पर काम के लिए गए थे, उनके बड़े पैमाने पे जान चली गई। और सच्चाई तो यह है कि भ्रष्टाचार सब मानकों के ऊपर है। भ्रष्टाचार से बनी सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है, और उसी का परिणाम ये जान चली गई। लखनऊ में कोई पहली बार जान नहीं गई है। मसला क्या एसआईटी बनाने मात्र से हल हो जाएगा? अभी 15 लोगों की जान गई है, इसके बाद आप थोड़ी बहुत कार्रवाई कर देंगे, लेकिन आपकी तैयारी क्या है आग से लड़ने के लिए? गर्मी के दिनों में अग्निकांड की बहुत सारी घटनाएं होंगी, और अगर आपके पास पुख्ता इंतजाम नहीं होंगे तो लोग मारे जाएंगे। इसमें भी पता चल रहा है कि सहायता पहुंचने में बहुत विलंब हो गया। फायर डिपार्टमेंट के हेल्प पहुंचने में काफी समय लग गया, तो क्यों विलंब हुआ? अग्निकांड में घायलों से मिलने आप आए हैं सर, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं आज यहाँ पे आया, हमारी एक बिटिया जो आज यहाँ पर एडमिट है, नवप्रीत कौर, उसके पिताजी से मिला, उसके परिवार से मिला, बहुत ही दुखद है। और ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है इन लोगों ने, और सरकार के अधीन ये सारी चीजें हो रही हैं। सरकार को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इससे जनता को जवाब देना। सर, अभी एसआईटी की टीम भी आई थी जांच करने। वो केवल जहाँ सरकार फंसती वहाँ एसआईटी बनाती है, एसआईटी का कोई लोग घायल हुए थे, और जो लोग घायल ज्यादा नहीं है और जिनकी रिलीव किया जा रहा है, उनसे सभी बातों की जानकारी दी। जो एक चीज नजर आया है कि ये एक ग्रेडिंग के लिए एक जगह था जहाँ पे ये लोग कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म्स बनाते हैं और अपना वेंडर के माध्यम से करते हैं। ज्यादातर बच्चे जो है ये आर्टिस्ट है, कंप्यूटर आर्टिस्ट, और कुछ लोग इसमें से निकल आए, फंस गए। अभी हम और भी स्टेक होल्डर से बात करेंगे कि कहाँ पे लैप्सेस हुए हैं और क्या क्या सुधार की आवश्यकता है।
स्थिति क्या, हमें तो अंदर नहीं आने दिया गया था। हम लोग सीधा नॉर्मल पर्सन की तरह थे, हम लोग भी भटक रहे थे, ढूंढ रहे थे। हाँ, उनको चाहे जितना बता दो, हम लोग जानने वाले हैं कि नहीं, लेकिन आप लोग निकलो यहाँ से, नहीं आ सकते तो नहीं आ सकते। अब सारी चीज़ें अब जो है क्या कुछ स्थिति घर की रही इस घटना के बाद? घर की स्थिति किस तरीके की? स्थिति तो क्या है, अब कोई सबसे अच्छा इंसान घर का चला जाता है। ये जिस तरीके की तस्वीरें हैं देख करके रूह फना होती है, बड़ी दुखदाई होती है इस तरीके की स्थिति कि जब हमें ऐसी स्थिति में चर्चा करनी पड़ती है। कुछ लोगों ने अपने घर परिवार के बच्चों को खो दिया है, जिनके बच्चे बच गए वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे होंगे, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि इसमें क्या उन लोगों के बच्चे नहीं हो सकते थे? या ऐसी तमाम जगह हैं, ऐसी तमाम जगह हैं लखनऊ के भीतर जो बहुत वीवीआईपी हैं, और वहां पर उन घरों के भी बच्चे जाते हैं जिनके माता पिता बहुत जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। बावजूद इसके इस तरीके की घटना होती है, इस तरह की घटना का इंतजार किया जाता है। हमारे साथ में अविरल मलिक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शरद सरन जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। एकेडी द्विवेदी जी हैं, रिटायर्ड डीजी हैं। जुगल किशोर जी हैं, हमारे साथ में जुड़ेंगे, पूर्व फायर डीआईजी। और नरेंद्र श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले द्विवेदी जी आज ही आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। मैं चर्चा में लगातार इस बात को कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, आप पुलिस महकमे से आते हैं, आपको ध्यान होगा कि जो अपने लखनऊ शहर में G20 रोड है, वहां पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, महिला पुलिस अधिकारी, उनका बेटा स्केटिंग कर रहा था और जिस तेज रफ्तार से निकले उनके बेटे की जान चली गई। कुछ दिन ट्रैफिक के नियम कायदे ये वो इस तरीके की चीजें हुई, बातचीत हुई, आई गई, बात खत्म हो गई। आज शहर का जो ट्रैफिक है, जिस तरीके की स्थिति है, सब जानते हैं। लखनऊ शहर के अंदर, राजधानी के अंदर जितनी अवैध इमारतें या अवैध तरीके का कंस्ट्रक्शन हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है, सामने से दिखता है। आप किसी भी जगह पे चले जाएं, सामान्य घरों की बात छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ठीक है भ्रष्टाचार होता है, वो भी हमारे सिस्टम में है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो हिंदुस्तान के लोगों की नसों में दौड़ रहा है, खून में है, वगैरह वगैरह। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि जिन बच्चों की जान गई उसकी जगह कोई उनका अपना भी तो हो सकता था। और फिर ये किस तरीके की स्थिति है? केवल एक सरकार की बात नहीं है। अलीगंज सन 1978-77 से बसना शुरू हुआ, उससे भी पहले। आज पिछले 40-50 साल में जो कुछ यहां पर बसावट है वो एक सरकार की या एक प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी या एक विभाग की जिम्मेदारी तय करके हम कैसे इससे मुंह मोड़ लें? भरा पड़ा है पूरा शहर, जिले के जिले, प्रदेश, देश। क्या करें? क्या मतलब जब तक जिंदा हैं तब तक जिंदा हैं, बाकी भगवान भरोसे। क्या द्विवेदी जी ऐसा ही सोच ले क्या? आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं और इस बात पर मुझे कोई संदेह नहीं है कि अभी कल की दुखद घटना में 15 बच्चों की जान गई है। भगवान न करे भविष्य में ऐसी कोई दुखद घटना अपने पूरे देश में कहीं पर भी हो, लेकिन केवल मेरे सोचने से ऐसा नहीं होगा, आपकी अपेक्षा से ऐसा नहीं होगा। इन कामों को करने के लिए जो जिम्मेदार विभाग अधिकारी हैं उनको अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो भविष्य में संभव है कि किसी अधिकारी की या किसी अन्य व्यक्ति के परिवार के साथ ऐसी दुखद बात हो जाए। मेरी जानकारी में है, मैं खुद कह रहा हूं, मेरे बच्चे भी अलीगंज में वहां पास में कोचिंग इंस्टीट्यूट में परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़े हैं। तो दुखद हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन प्रयास होना चाहिए कि ऐसी स्थिति ना आवे। लेकिन केवल प्रयास से ही बात नहीं बनेगी। अतीत में जो घटनाएं हुई हैं उनसे भी सबक लेना चाहिए। दूसरे अतीत की घटनाओं में भी जांच हुई होगी, जांच के बाद कुछ संस्तुतियां हुई होगी,
कुछ लोग दोषी पाए गए होंगे, उनमें क्या कार्रवाई हुई? मुझे लखनऊ में ही मैं रहता हूं, पता ही नहीं चल पाता किस मामले में कौन दोषी है, क्या कार्रवाई हुई या क्या कार्रवाई नहीं हुई। लगता है लेपापोती करके सब बराबर कर दिया जाता है और धीरे धीरे समय के साथ लोग पुरानी घटनाओं को भूल जाते हैं। एक ऐसा होता है, मनुष्य का स्वभाव है। फिर आगे कोई घटना हो जाती है, उस पर चर्चा शुरू हो जाती है। तो मेरा तो आज आपके चैनल के माध्यम से यह अनुरोध रहेगा शासन से कि शासन एक वरिष्ठ स्तर पर एक समिति बनाए जो ये देखे कि पिछले 10-15 सालों में लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी ऐसी जो दुखद घटनाएं हुई, उनकी जांच का नतीजा क्या रहा और क्या कार्रवाई हुई, इसकी समीक्षा अगर शासन कर ले। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए कभी थोड़ा समय निकाल ले तो बड़ा अच्छा रहेगा। पाया जाएगा, मैं अनुभव के आधार पर कर रहा हूं कि लीपापोती हो जाती है, सब बराबर हो जाता है। भ्रष्टाचार उसमें प्रमुख एक कारण होता है, चाहे विभाग विकास प्राधिकरणों से संबंधित विभाग हो या अग्निशमन हो या विद्युत विभाग हो या ऐसे जो भी विभाग ऐसे कार्यों में लिप्त रहते हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से न करने की वजह से ये स्थिति आई है। इस घटना में 2016 में इस भवन को ध्वस्तीकरण करने का नोटिस जारी किया था एलडीए ने, 2 महीने बाद बराबर हो गया। कैसे हो गया, क्या हो गया, इसको सार्वजनिक करना चाहिए, एलडीए के लोगों को बताना चाहिए ताकि जनता जाने कि क्यों ऐसा हो रहा है। अनुमान लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचारी हुआ होगा और कोई कारण शायद न रहा हो, यह मैं अनुमान के आधार पर कह रहा हूं। ठीक है द्विवेदी जी। शरद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर हम सब लोग उन इलाकों से गुजरते हैं, देखते हैं और ये पता है हमको भी आपको भी कि ये बहुत विभत्स स्थिति बनेगी अगर कोई हादसा उस तरीके का हो जाता है। मतलब पूरी की पूरी मार्केट है, आप अमीनाबाद चले जाए, वहां पर जो मेडिसिन मार्केट है, आप हलवासिया में तो अभी 2 साल पहले वहां पे भी कोचिंग में ही आग लगी थी, हजरतगंज का ही मामला था ये। बगल में लेवाना आपने देखा ही होगा, वीवीआईपी होटल था वो, और जिस तरीके से वहां 5-7 लोग जल करके जिनकी जान चली गई, शीशे तक नहीं तोड़े जा सके, इस तरीके की वहां ग्रिलिंग की गई थी जिस तरीके से उसको बनाया गया था। मैं समझना चाहता हूं कि देखिए आज बीजेपी की सरकार है, उससे पहले आपकी थी, कल फिर आपकी हो सकती है। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि पॉलिटिकली आप अपनी तरह से कभी भी सरकार में आ सकते हैं, आपकी अपनी मेहनत और जनता के भरोसे पर है, जनता के विश्वास पर है कि वो कैसे किसको चुन रही है। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो निरंतर चलती हैं। द्विवेदी जी ने आपके शासनकाल में भी हो सकता है अपनी नौकरी का कुछ हिस्सा बिताया हो, कुछ मायावती जी के हिस्से में गया हो, कुछ बीजेपी के हिस्से में गया हो। द्विवेदी जी आज रिटायर हो गए, अब वो कहेंगे साहब मेरा काम खत्म, मैं रिटायर। आप क्यों नहीं, मतलब ये जिम्मेदारी हम कैसे तय करें, कैसे, इसका रास्ता तो मतलब एक कॉमन होना चाहिए। वो ठीक है, मान लीजिए सरकार नहीं बुलाती, आज इस शेखर वार्ता में ही आप सभी लोग हैं, आप भी हैं, बीजेपी भी है, कोई रास्ता तो निकले साहब। हमारी जान की कोई कीमत ही नहीं है कॉमन मैन की। हम जल के मरेंगे कि सड़क में टक्कर खा के मरेंगे कि किसी बेसमेंट में डूब कर मरेंगे, हु नोज। के लिए बहुत श्रद्धांजलि। ये घटनाएं होती हैं, हम लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, अब जिनका गम है, जिनका दुख है, वो तो कम से कम इस धरा पे जब तक जीवित रहेंगे इसको ढोएंगे। वो जो माँ बाप हैं वो 30-40 साल में चले जाएंगे, जो भाई बहन है वो 50-60 साल में जाएंगे, तब तक तो कम से कम वो लोग इस घटना को नहीं भूलेंगे। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आजकल पता नहीं समाज में कैसा हो गया, एक घटना होती है, 1-2 दिन उस पर बातचीत होती है, लोग आगे बढ़ जाते हैं, और अगर बहुत मार्मिक लोग हों तो 1-2 दिन बात करते हैं, नहीं तो 5 मिनट के बाद आगे बढ़ जाते हैं। वो जो वीडियो जहां पे आग लगी हुई उसमें आपने देखा होगा, लोग 30-30 सेकंड के लिए रुक रहे थे और उसके बाद आगे बढ़ जाते थे। बाद में समाचारों से देखा होगा कि 15 लोगों की डेथ हो गई। हम लोग किसी को भी ना महानायक या महापुरुष बनाने की भी कोशिश ना करें कि वो मुख्यमंत्री जी अपने कार्यक्रम छोड़ के आए और वहां चले गए। आपको भी पता है मुख्यमंत्री वहां जाएंगे तो उनके अरेंजमेंट में शासन प्रशासन लग जाएगा, जाने वाले गए।
अब जो कुछ है वो फोटो ऑप्टिक्स है और सरकार की इमेज मेंटेन करने की बात है। मैं आज राजनीति से ऊपर उठ के बात करना चाहता हूं, चाहे हमारी सरकार रही हो या कोई और सरकार रही हो, वर्तमान सरकार हो। कुछ व्यवहारिक पक्षों पे बात कर लेते हैं। आज डीजी साहब ने बहुत सही बात कही है, एक प्रशासकीय व्यक्ति को, किसी सीरियस आदमी को, सीनियर आदमी को यही सब कहना चाहिए। लेकिन हम व्यवहारिक बात कर लेते हैं, थ्योरेटिकल थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। मेरी ननियाल है लखनऊ में, 85-90 के दौर से वो क्षेत्र मैं भी देखता आ रहा हूं, उस सड़क पे गांव भी है उनका। और मुझे याद आ रहा है कि 90 में कपूरथला के आगे सन्नाटा होता था, और आज आप इस टेढ़ी पुलिया, स्पोर्ट्स कॉलेज, बेहटा बाजार, और जिला पार हो चुका है आबादी से। वो जिला ही पार हो गया है जहां दिन में 12 बजे भी साइकिल में जाने में डर लगता था कि कोई साइकिल ना छीन ले। आप मुझे ये बताइए, सरकारों की पॉलिसीज में क्या चेंज आई है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ लखनऊ नहीं, हिंदुस्तान में 90% जो कंक्रीट के मकान या कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने हैं, वो अपने जो रेगुलेशंस हैं उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं। और उसका कारण भी समझ लीजिए, हम लोग एक डेवलप्ड नेशन नहीं है। आप यूपी गवर्नमेंट की फायर सेफ्टी की बिल्डिंग बायलॉज को उठा के देख लीजिए, उसमें बोलते हैं कि 2-2 मीटर के सेटबैक दीजिए। कोई आदमी 1000-1200 स्क्वायर फीट का गरीब आदमी प्लॉट खरीद रहा है, अगर वो 2-2 मीटर दाहिने बाएं छोड़ेगा तो बीच में खटिया डालने भर की जगह बचेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेटबैक मत दीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो आप थ्योरेटिकल पॉलिसी बना रहे हैं वो यूनाइटेड किंगडम के किसी शहर के लिए ठीक है, जहां पे 20-20 हजार स्क्वायर फीट के विला में, इंडिपेंडेंट विला में लोग रहते हैं। हमारे यहां तो खोमचों में 500-500, 800-800 स्क्वायर फीट में लोग रहते हैं। गरीब देश में ये गाइडलाइंस नहीं फॉलो हो सकती हैं। मैं इसी बिल्डिंग का उदाहरण लेके स्पेसिफिक बता देता हूं। जैसा आपने कहा कि इसमें कोई सीढ़ियां नहीं थी, अब तक हमको सबको पता है कि रेजिडेंशियल प्लॉट है, इसमें 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई थी, कॉमर्शियल यूज हो रहा था। अब आप मुझे यह बताइए कि लखनऊ में ऐसा कौन सा चौराहा है जो रेजिडेंशियल नहीं है कागज में और कॉमर्शियल में इस्तेमाल नहीं हो रहा है? पत्रकारपुरम मेरे सामने बना है ताज होटल के पीछे, आज शायद लखनऊ का सबसे महंगा चौराहा है। क्या वहां बायलॉज फॉलो हो रहे हैं? मुख्यमंत्री जी का आवास है, उसके सामने सिविल अस्पताल के रोड पे चले जाइए, 20 मीटर सिर्फ पार जाना है। क्या किसी भी बिल्डिंग में बायलॉज फॉलो हो रहे हैं? कहीं आग लग जाती है, 2-4-5 ऑफिसर हम सस्पेंड कर देते हैं, बात आगे बढ़ जाती है, वो सब भी बहाल हो जाते हैं 2 साल में पैसा खर्च करके। आप जानते हैं फायर की एनओसी और एलडीए की एनओसी कैसे मिलती है, वो हम सब जानते हैं। इस पे चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक बात। क्या हमारे पास वेयर विदाउट्स हैं उनसे निपटने के लिए? अभी नोएडा में आग लगी थी, 12 फ्लोर की बिल्डिंग थी, जो पानी गाड़ी फेंक रही थी वो 6 मंजिल से ऊपर पानी नहीं फेंक पा रही थी। क्या पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी गाड़ी फायर फाइटिंग की है जो 10 मंजिल ऊंचे बिल्डिंग तक पानी तक पहुंचा सके? हम अपार्टमेंट्स बनाने लगे हैं, अपार्टमेंट्स में रहने लगे हैं, लेकिन क्या हमारे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट अपार्टमेंट्स और टावर्स के लिए आए हैं? क्या थानों में खरीदे गए हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको साफ बता दूं। नहीं ठीक बात है। मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं, सरकार कोई भी आए जाए, मैं वर्तमान में सिस्टम की बात कर रहा हूं। किसी को सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है मेरे बयान पे। मैं वो बात कर रहा हूं जो एक आम आदमी बात करता है, क्योंकि ऐसे मौतें कब तक होती रहेंगी। मैं एक और उदाहरण बताता हूं आपको। गोमती नगर में 3-4 साल पहले एक समय था जब एलडीए के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे, तो सरकार ने एक स्पेशल स्कीम निकाली है कि जो बिल्डिंगें सील हो रखी हैं गोमती नगर में, अगर उनमें थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स वगैरह करके अगर उनका नक्शा पास कर सकते हैं तो उनपे कोई सरकारी फीस लगा करके उनको पास कर दीजिए। और बहुत सारी बिल्डिंगों पे 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 80 लाख रुपए की फीस जमा की गई, उनके नक्शे अमेंड किए गए और उनको पास किया गया ताकि कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसी तरीके से पैसा लेके सबको पास कर दीजिए, लेकिन मैं आपसे एक छोटी बात जरूर कह रहा हूं। जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जहां पे कॉमर्शियल बनने का स्कोप है, आप उनको आराम से परमिशन दीजिए, लेकिन कुछ बेसिक फैसिलिटीज मॉडिफाइड मोड में तैयार कर दीजिए। जैसे कि इस तरीके की रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आप कॉमर्शियल काम करते हैं तो कम से कम फोल्डिंग टाइप की कोई आयरन की बनी हुई लैडर्स या हैमक, कोई इस तरीके की व्यवस्था कर सकते हैं ना, कि आप वो सीढ़ियां नीचे फेंक दीजिए और कम से कम लोग उतर सके। मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है और लोगों की उसमें जान बच सके,
इस तरीके की अमेंडेड पॉलिसी जब तक नहीं निकलेंगी, व्यवहारिक नहीं होंगी, ऐसे ही भ्रष्टाचार पे एनओसी बनते रहेंगे, लोग जल के मरते रहेंगे और जहां आग लगेगी वहां 2-4 अधिकारी सस्पेंड कर देंगे और बहुत ज्यादा अगर नाटकबाजी करनी होगी तो 2-4 आंसू गिरा देंगे कि मीडिया में जाएगा तो कहेंगे सरकार बहुत भावनात्मक है। अरे उसके बाद घर में जाके सब रात में डिनर करते हैं, भूखा कोई नहीं सोता, ना मैं, ना आप, ना कोई नेता, ना कोई अधिकारी है। भूखे से होते होंगे तो सिर्फ माँ बाप जिनके बच्चे मरे होंगे। हम इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिसी को इवेल्युएट करना चाहिए और प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल हो उस पर बात करना चाहिए। थ्योरेटिकली बातें तो सब करते हैं जी। ठीक है शरद जी, आपने कई महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। मैं अविरल जी के पास जाता हूं। अविरल जी, ये ठीक बात है कि बीजेपी की सरकार है। आप शरद जी की बातों को समाजवादी पार्टी के नेता की तरीके से अगर सुने होंगे तो आपको आरोप लग सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का एक कॉमन आदमी भी यही सोच रहा है जो शरद जी ने कही है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। आज ये मौका ऐसा है जब हमें सोचना है, वरना हम गलीच की जान हमारी चली जाएगी जिस तरीके की स्थितियां हैं। तो मैं, चूंकि आप सरकार में हैं, 2-3 महत्वपूर्ण बातें शरद जी ने कही हैं। एक तो हमारी पॉलिसीज में उस तरीके का अमेंडमेंट होना चाहिए जिस तरीके के हम नेशन है और जिस तरीके की हमारी नीड है, और उसमें सिक्योरिटी नॉर्म्स होने चाहिए, ना कि हमने जहां से नकल उतारी या जिस तरीके के आइडियल बहुत होते हैं तो उतना आदर्शवादी बन के भी क्या कर लेंगे हम। दूसरी चीज उन्होंने कही कि तकनीक हमारी डेवलप नहीं हुई है। ये ठीक है, नोएडा में एक घटना हुई, वहां जो होना था वो हो गया, लेकिन अभी हमारी फायर ब्रिगेड जो हम बचपन में 40 साल पहले देखते थे वही फायर ब्रिगेड है। उनके पाइप, उनके औज, उनकी बाकी चीजें वो वैसे ही हैं और पहुंचने में 1-1 घंटा लगा रही हैं वो। तीसरी चीज उन्होंने कही कि जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं बिल्डिंग्स के अंदर भी, मतलब हमारे ख्याल से ये जो उन्होंने एक इमरजेंसी गेट की बात कही है, मेरे ख्याल से छोटा मकान हो, बड़ा मकान हो, 1000 फुट का 1000 स्क्वायर फुट में हो, 500 स्क्वायर फुट में हो, या 5000 या 10,000 स्क्वायर फुट में हो, इस तरीके का एक इमरजेंसी एग्जिट तो हर घर में होना चाहिए कि आप कोई बात हो जाए तो भाग करके छत पे गए और वहां से आपने एग्जिट ले ली। ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इन सारी चीजों को कैसे आप करेंगे, क्योंकि सरकार में तो आप ही बैठे, करना आप ही के मार्फत होगा इस समय। नहीं, बिल्कुल, जहां तक विषय तरीके जो शरद जी ने कहा उस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं। बस जो माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लिया और तमाम सारी चीजें कही, उस चीज को हटा के बाकी जो कॉमन चीजें कही हैं उस चीज को हम पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं। उसके आधार पे जो भी आवश्यक परिवर्तन होगा निश्चित रूप से किया जाना चाहिए और किया जाएगा, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। जो विपक्ष के सुझाव होते हैं वो पॉजिटिवली हमारी सरकार लेती है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और जहां तक विषय है, द्विवेदी साहब ने भी बहुत सी अहम बातें कही, उस विषय के आधार पर निश्चित रूप से सरकार चल रही है और मजबूती के साथ डंके की चोट पे हम चलेंगे। और जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश का और सुरक्षा का, सुरक्षा मानकों का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार की सजगता का, हमारी सरकार पूर्ण रूप से सजग है, इस विषय को लेकर गंभीर है। इस विषय पे राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, मानवता से जुड़ा मुद्दा है। बहुत दुखद घटना हुई है, बहुत शर्मनाक घटना हुई है और निश्चित रूप से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक प्रकार से घटना है। जिस प्रकार से लोगों की जान गई और एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ जान का, तो बहुत दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से दुख प्रकट करने का, मेरे पास भी और हर व्यक्ति के पास इस विषय में दुख प्रकट करने के लिए मैं समझता हूं शब्द का कोश कम पड़ जाता। और रही बात हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और एक्शन लिए जाने की, जितने अधिकारी दोषी होंगे सब पे एक्शन होगा, सब पे कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा और ऐसी घटना दोबारा ना घटित हो सके उत्तर प्रदेश के भीतर, ये हमारा संकल्प है। और एक्शन भी होगा और उस विषय में पॉलिसी भी निरंतर बनेगी मजबूती के साथ, और केवल बनेगी नहीं, वो कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, वो इंप्लीमेंटेशन उसका होगा और ग्राउंड पे हमारी जो पॉलिसी है वो इंप्लीमेंट होगी। और सुरक्षा मानकों पे हमारी सरकार पूर्ण रूप से खरा उतारने का पूरे प्रदेश को 100% काम करेगी, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और ये सुरक्षा का मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है और ये हर व्यक्ति से जुड़ा मुद्दा है। इसमें सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस, एक तरीके से दलगत राजनीति का मैं समझता हूं कोई अर्थ नहीं है, अमीर गरीब का भी अर्थ नहीं है। कोई भी फंस सकता है और किसी के साथ भी त्रासदी हो सकती है, किसी के साथ भी ये घटना घटित हो सकती है। ये घटना कभी घटित ना हो इस प्रकार की, और सुरक्षा मानकों पे हर बिल्डिंग खरी उतरे, इसके आधार पर पूर्ण रूप से काम होगा। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसका
आवश्यक डेमोलिशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस विषय में पूर्ण रूप से संज्ञान लिया जाएगा। और जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई हैं, इलीगल तरीके से बनाई हुई हैं, जिनका नक्शा पास नहीं है, उस पर भी निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी देखा जाएगा। हर स्तर पे मैं समझता हूं कार्रवाई होगी, राज्य स्तर पे भी होगी, जिला स्तर पे भी होगी। हमारे जितने डीएम्स हैं वो भी पूर्ण रूप से काम करेंगे। और जो फायर ब्रिगेड की बात की, उस विभाग को भी किस तरीके से उसे अपग्रेड किया जाए और ज्यादा मजबूत किया जाए, उस पर पूर्ण रूप से काम होगा। जी अविरल जी, आपने जो बातें कही हैं वो ठीक है, मतलब एक बीजेपी का प्रवक्ता जिसकी सरकार है वो क्या कहेगा, यही कहेगा। लेकिन मैं आपकी ही बात से एक बात आपको कहता हूं, देखिए आपकी सरकार हो सकता है कि कम बेईमान हो, मैं ईमानदार शब्द का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूं, आप गौर कीजिएगा, बाकियों की अपेक्षा आपकी सरकार हो सकता है कम बेईमान हो और बेईमान आपको पसंद ना हो, आपको ईमानदार लोग पसंद हो, यह आपकी सरकार की प्राथमिकता हो सकती है, मैं मान लेता हूं। लेकिन अविरल जी, मैं डंके की चोट पर इस बात को कह रहा हूं, अगर आप नॉर्म्स के मुताबिक और जो दोषी है, जिसने गड़बड़ किया है अपनी प्रशासनिक सेवा में किसी भी समय, अगर आप उस पर कार्रवाई करना शुरू करेंगे तो उत्तर प्रदेश में विभाग प्रशासनहीन हो जाएंगे। एक नहीं है, एक नहीं है, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको, एक नहीं मिलेगा साहब। अब आप ये बताएं कि काम तो इसी 25-30 करोड़ की जनता के बीच से ही, वो भी लोग वहां पर वहीं पहुंचे हैं, ये हमारे बीच के लोग हैं, ऐसा नहीं कि कहीं दूसरे ग्रह से आए हैं, ये हमारी नीयत में है, आपकी ही सरकार है। 125 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है उस पर आज हम नहीं जाएंगे, वो विषय दूसरा है, लेकिन क्या हो रहा है वो सबको पता है। तो आप, ये हो सकता है कि आप, आपकी पार्टी, आपकी सरकार, आपका संगठन बाकियों की अपेक्षा में कम बेईमान हो, लेकिन जिस ईमानदारी की अपेक्षा है, क्योंकि जान पर बनाई है, वो अभी भी बहुत बड़ा सुराख है। एक प्रवक्ता होने के नाते कोई 2-3 वादे मैं चाहूंगा कि आप, या कम से कम ऐसे बिंदु जो आप अपनी ही सरकार से मनवा सकें, करवा सकें, इस शेखर वार्ता में अगर रखें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अविरल जी। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, जहां तक विषय, एक तरीके से आपके द्वारा भी कहा गया, कम बेईमान शब्द का आपने इस्तेमाल किया, नहीं, देखिए जहां तक विषय है हमारी सरकार का, हमारी सरकार के नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का, सारे मंत्रियों का, हम पूर्ण रूप से ईमानदार, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदारी के साथ पूर्ण रूप से 100% जनता के हित में निरंतर काम कर रहे हैं और पूर्ण रूप से सक्रिय तौर पर, समर्पित तौर पर काम कर रहे हैं। अपने लिए कुछ नहीं है, अपने जीवन के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ समाज के लिए समर्पित है, गांव गरीब के लिए समर्पित है, प्रदेश के लिए समर्पित है। सिर्फ रिफॉर्म होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, बेहतरी होनी चाहिए, शानदार तरीके से काम होना चाहिए, शानदार तरीके से सरकार चलनी चाहिए, केवल ये उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और उसके साथ साथ आपने बात की एक तरीके से, जो आपने कहा भ्रष्टाचार और करप्शन से हमें सख्त नफरत है, बहुत अधिक नफरत है, और अगर कोई करप्ट है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, डंके की चोट पे होनी चाहिए, सबको सस्पेंड करके जेल भेजा जाना चाहिए। हम भेज देंगे, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। हमें इस चीज को समझना होगा, एक तरीके से समर्पण भाव के साथ जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी एक तरीके से नौकरी कर रहे हैं, सबको ईमानदारी के साथ जनता की सेवा में काम करना होगा, और राजनीति के लोग हैं उन्हें भी करना होगा। देखिए, हमारी जो सैलरी है, उन लोगों की सैलरी है वो आ रही है, उसके बाद उन्हें करना क्या है, जनता के हित में फैसले लेने, काम करना। उनके पास तो बहुत सारी पावर्स है, और दूसरी ओर उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे लोगों को जिनका ये मन करता है कि कहीं से कुछ करप्शन कर ले। एक आध दो मुट्ठी भर कुछ ऐसे लोग होते हैं निचले स्तर पे, उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए हमारे देश के सैनिकों से कि किस तरीके से हमारे देश के सैनिक समर्पण भाव के साथ सक्रिय रूप से निरंतर हमारे देश की सेवा के लिए, देश की हिफाजत के लिए एक तरीके से सरहद पे खड़े रहते हैं, अपनी कुर्बानी के लिए, अपनी शहादत के लिए एक सामान्य तनख्वाह पे भी पूर्ण रूप से तैयार रहते हैं। तो उनकी देशभक्ति है, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और जहां तक विषय हमारी सरकार का स्पष्ट है, करप्ट लोगों को नहीं बख्शा जाएगा, ईमानदारी के साथ काम। चलिए ठीक है, हम इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में नरेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नरेंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मिल रही है मेरी आपकी आवाज। जी नरेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक समय पर आपने भी अपनी कलम खूब चलाई होगी, खूब स्याही लगाई होगी कि इस तरीके के जो विषय हैं, खासतौर से हृदय विदारक घटनाएं जब होती हैं, उसके बाद आपने भी कोशिश की होगी कि जो भी उस समय की सरकार रही हो उसकी चेतना लौटे, कुछ एक्शन हो, कुछ काम ऐसा हो जो
कम से कम नज़ीर बन सके या आगे की जो पीढ़ी है उसके लिए कम से कम एक सुखद रास्ता बन सके या ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। लेकिन उसका अनुभव आज मेरे ख्याल से आपके सामने ही है, जो स्थितियां बन रही हैं। तो सवाल इस बात का है कि जो चौथा स्तंभ जिसको कहा जाता है, मीडिया जिस तरीके से खबर को रखती है, पहले आज फ्रंट पेज पे हैं, कल दूसरे पेज पे जाएंगे, धीरे धीरे वो विलोपा भाव में चली जाएगी। और ये बात भी सही है कि 2 साल 2.5 साल पहले, अविरल जी आप गौर कीजिएगा, 2-2.5 साल पहले यहां लेवाना का कांड हुआ था, ये बटलर पैलेस के पास है। उसी समय, उसी के आगे पीछे कुछ महीनों के अंतराल पर या कुछ दिनों के अंतराल पर ये जो आपकी लीला टॉकीज है, हजरतगंज पीछे हलवासिया वाला जो हिस्सा है, वहां पर कोचिंग चलती थी, उसमें भी आग लगी थी। लेकिन उनकी रिपोर्ट से क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, मतलब भगवान ही मालिक है। तो मैं नरेंद्र जी आपसे समझना चाहूंगा कि हम जो आज इस तरह की चर्चा कर रहे हैं या बहुत सारे पत्रकार जो खबरों को लिख रहे हैं, उसके क्या मायने हैं? क्योंकि शरद जी आज विपक्ष में हैं, उन्होंने क्या होना चाहिए एक आइडियल सिचुएशन रख दी। अविरल जी की मजबूरी है कि अगर सीएम के लिए या डीसीएम के लिए कुछ कहा जाएगा तो उनसे भी सवाल होगा कि आपने इसको तुरंत खंडन क्यों नहीं किया। लेकिन उनकी भी आत्मा कचोटती होगी जब वो जवाब देते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हरी हरी हैं या जो उन्होंने कहा है वो शब्दशः जाकर के सरकार में पूरा हो जाएगा। तो हम कहें तो किससे कहें और क्या करें? शेखर जी इसमें हम थोड़ा सा अलग मत रखते हैं। आप देखिए कि मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी बोलें आप देखिए कि निरंतर घटनाएं हो रही हैं और उन पर कार्रवाइयां भी हो रही हैं, लेकिन ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। मेरा मानना है कि ऐसी घटनाएं न रुकी हैं और न आगे रुकेंगी, मेरा मानना है। हालांकि मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरी यह बात सत्य न हो। शेखर जी, मेरा स्पष्ट मानना है कि ये जो पैसे की भूख है लोगों में, ये समाज का बेड़ा गर्क कर दे रही है। इस बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में आग लगी थी, इसको नोटिस जारी हुआ था ध्वस्तीकरण का, लेकिन 2 महीने बाद वो नोटिस वापस हो गई। क्यों वापस हो गई? ये जो पैसे की भूख है इस तरीके की घटनाओं को बढ़ाएंगी। हर आदमी ये चाहता है कि उसके पास अनाप शनाप किसी तरीके से खूब पैसा हो जाए। तो मेरा ये कहना है कि ये सामाजिक बुराई है, इसको किसी को दंड देने से दूर नहीं होगी। दंड तो दिया जाना चाहिए, लेकिन पैसे की भूख लोगों में कैसे कम हो, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए, इस पर भी काम होना चाहिए। ये मुझे लगता है ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपने संक्षेप में अपनी बात कही है और मार्के की बात है कि इस तरीके के हादसे हो रहे हैं और आगे भविष्य में रुकने की उम्मीद ऐसे हादसों की कम ही है। ये जो पॉइंट है शरद जी, आपने भी बताया कि ध्वस्तीकरण की जो इसमें बात आई थी वो 2016 में आई थी। 2016 में उत्तर प्रदेश में आपकी ही सरकार थी और 2-2.5-3 महीने के बाद अगर उसको रिवोक कर दिया गया, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में काम चलने लगा, तो ये भी एक अपनी तरह का फ्लॉ है। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं आपकी सरकार पे, लेकिन मैं साथ साथ इसीलिए अविरल जी के सामने भी रखे दे रहा हूं कि अविरल जी, अगर मान लीजिए 2016 में नोटिस इशू हुई थी, किसी तरीके से वो रिवोक हो गई, तो 17 से आप आकर के बैठ गए थे। 17 के बाद 22-23 में 2 हादसे हुए बैक टू बैक लखनऊ में, जो बड़े हादसे। मैंने कुछ इलाकों का नाम लिया, आप पंदरीबा चले जाइएगा, वहां पर देख लीजिएगा, किसी होटल में जरा 2-4-10 दिन रुके के आप अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके की स्थितियां हैं और जो व्यक्ति वहां पर रुक रहे हैं उनकी जान किस तरीके से हथेली पर लेकर के वो रात में वहां रुकते हैं। मेडिसिन मार्केट में आप जाकर के देखिए, खुदा ना खास्ता किसी दिन अगर वहां पर एक चिंगारी निकल गई, खत्म हो जाएगा पूरा, वहां पे आप अनुमान नहीं लगा सकते कि किस तरीके की स्थिति। तो मैं पहले अविरल जी इस पे आप ही से टिप्पणी ले लेता हूं, वरना शरद जी को लगेगा कि उनकी सरकार का हुआ तो मैं उनको टारगेट कर रहा हूं। पहले आप ही जवाब दीजिए, इन्होंने गलती की, उस गलती को आपने रीचेक भी नहीं किया, और आपके समय पे जो गलती हुई उसका आप बता दीजिए कि फलसफा क्या रहा। मैं लेवाना और हलवासिया वाली दोनों घटनाओं का आपसे पूछता हूं कि उसकी रिपोर्ट में आपने क्या किया।
नहीं देखिए, पर्टिकुलर जहां तक रिपोर्ट्स का विषय है तो जो भी रिपोर्ट्स आती हैं उसके आधार पे इन फ्यूचर एक्शन होता है, कार्रवाई होती है, और जो भी संबंधित लोग होते हैं जिसका भी उसमें हाथ रहा होता है, जिसकी त्रुटि रही होती है या जिसने कुछ घूसखोरी करके एक तरीके से भ्रष्टाचार करके किसी प्रकार से किसी स्तर पे कोई गड़बड़ी की होती है, फैसले में तब्दीली की होती है, तो उन सब लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, कठोरतम एक्शन होता है, सब नपते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक विषय एक तरीके से इस पर्टिकुलर घटना का जो अभी घटित हुई है, इस विषय में बड़े डिटेल्ड वे में जांच होगी और पूरे जांच के आधार पे जितने लोग इसमें शामिल रहे होंगे सब पे कार्रवाई तो होगी, और उसके साथ साथ उस पूरे क्षेत्र में और पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारे पूरे प्रदेश में कहीं भी ऐसा अगर कोई मार्केट है, कोई स्थान है, कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई भी बिल्डिंग है जिसमें सुरक्षा मानकों के साथ किसी प्रकार से XYZ किसी भी रूप में खिलवाड़ किया गया है, सब पे कार्रवाई होगी, सब जगह एक्शन होगा, एक्शन होना चाहिए, क्योंकि मानवता के साथ खिलवाड़ है। अब कोई व्यक्ति आ रहा है, होटल में रुक रहा है, जिस प्रकार से आपने कहा, लखनऊ का आपने विषय उठाया, तो निश्चित रूप से ये बहुत दुखद है। वो अपनी जान हथेली पे रह के वहां रह रहा है, अपनी जान को खतरे में डाल के रह रहा है, तो बहुत चिंताजनक विषय। सब पे कार्रवाई होगी, अगर कोई ऐसी गड़बड़ी कर रहा है तो सब पे कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। या तो अपनी गलती को वो लोग सुधार लें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर सरकार है तो योगी जी की सरकार है। हमने लॉ एंड ऑर्डर भी सुधार दिया, अन्य विषयों पे भी कार्रवाई की, हर व्यक्ति के, हर अपराधी के ऊपर कार्रवाई की। अब ऐसी जो घटना सामने आई है, ऐसी घटना दोबारा सामने नहीं आएगी। इस चीज की मैं आपको पूर्ण रूप से, आपके करोड़ों दर्शकों को आपके मध्य में पूर्ण रूप से गारंटी दे सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी इस विषय को लेकर बहुत गंभीर हैं, और पूर्ण रूप से गंभीरता के आधार पर जो डिसीजन हो रहे हैं, स्पष्ट है कि लापरवाही, त्रुटि मैं समझता हूं किसी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लगे हाथ में एक सवाल पूछ लेता हूं, काफी समय से दिमाग में था मेरे, लेकिन मौका नहीं आ रहा था। आज चूंकि अग्निकांड की बात हो रही है, जो सचिवालय में आग लगती है, ये आग लगती भी है और मौके पर बुझ भी जाती है, मतलब भर की आग के बाद, तो ये लगवाई जाती है, लग जाती है, कैसे बुझ जाती है, मतलब ये समझ में नहीं आया था। ये बड़ी पहेली है, मतलब मेरे लिए। कुछ फाइलें वाइलें जल जाती हैं, मतलब ये आग बड़ी कंट्रोल्ड आग है, कुछ समझ में नहीं आता है सर। नहीं देखिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए, अगर बात है एक तरीके से आग लगने की, तो कहीं भी अगर कोई आग लगती है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती है, कार्रवाई की जाती है। इन फ्यूचर कभी आग ना लगे, ये हमारा उद्देश्य रहता है। और आपने तो पूरे उत्तर प्रदेश को देखा है, एक लंबा, मैं समझता हूं कई दशकों से देखा है, जिस तरीके से पहले की सरकारों ने काम किया, उसके मुकाबले पूर्ण रूप से जो आज का जो काम है हमारी सरकार का, बहुत एकदम अलग है। स्पष्ट है कि किसी रूप में कोई करप्शन नहीं होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कहीं आग लगती है तो बुझाई जाती है, इन फ्यूचर आग ना लगे, ये हम, मैं समझता हूं, पूर्ण रूप से आश्वस्त इस चीज को करते हैं। ठीक है अविरल जी, अब मैं शरद जी के पास जाता हूं। शरद जी, मेरे सवाल आपसे भी ये दोनों ही रहेंगे, लेकिन चूंकि अभी हम सचिवालय वाले पे थे, ऐसा नहीं है कि इनकी सरकार में लगती है, वो सचिवालय में आग आपकी सरकार में, लेकिन कंट्रोल्ड रहती है। वो कुछ 2 4 10 फाइलें जल गई या एक आधा कमरा वमरा जल गया, उसके बाद तुरंत ही एक्शन हो जाता है। मतलब सचिवालय में अच्छे इंतजाम हैं कि आग फैले नहीं, लेकिन फिर भी आग तो लगती है वहां पर। एक चीज ये है। दूसरा, मैंने जवाब लिया है अविरल जी से भी, जो उनके सरकार में घटनाएं हुई, और 2016 का चूंकि प्रकरण आपके, मतलब इस बिल्डिंग में जो आग लगी है, वहां पे मामला आपकी सरकार तक जा रहा है, तो आप उस पर भी अपनी रोशनी डाल दें। देखो जी, मैं तो बहुत व्यवहारिक बात करना चाहता था, यहां तो वाटर बाउंड्री शुरू हो गई है। हमारे सरकार में सबसे ईमानदार, हमारे मुखिया सबसे बढ़िया, ये सब बात करने हम लोग यहाँ बैठे नहीं थे। अब क्योंकि बातें यही हो गई तो पहले इनका ही जवाब दे देता हूं। हाँ, दे दीजिए। देखिए, ये 2016 बोल रहे हैं ना, दोपहर से इसका काउंटर 2025 चल रहा है सोशल मीडिया पे। आप भी जानते हैं ये क्या चल रहा है। ठीक बात है, आप भी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं क्या चल रहा है और किस तरीके से मैनेज करते हैं लोग। मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता हूं। मेरे 2-3 पॉइंट्स हैं। ये जो बात हो रही ना कि बहुत ईमानदार सरकार, हमारे मुखिया बहुत बढ़िया है, कुछ खाते नहीं। तो चंपत राय के लिए बोलते हैं कि वो कौन सा दाना बोलते हैं जो व्रत में खाया जाता है, बोलते हैं बस वही दाना खाते हैं और कुछ नहीं खाते। अरे कोई कुछ भी ना खाता हो, कोई खाली जूस खाता हो, जूस पीता हो, फ्रूट खाता हो, उसे आशाराम राम रहीम बनने से आप रोक लेंगे क्या? वो भी तो जूस ही पीते होंगे, वो भी तो फ्रूट खाते होंगे जब पूजा पाठ में जाते होंगे। एक राम भद्राचार्य जी हैं, नाम लेके बता रहा हूं, उनके बयान आप जानते हैं। उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी लाइसेंस मिला 1.5 साल पहले। एक शाहजहांपुर में बाबा जी हैं, वो मालिश के लिए बहुत मशहूर हुए थे, उनको भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की परमिशन इसी सरकार ने दी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र श्रीवास्तव जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि समाज में पैसे की भूख समाप्त होनी चाहिए।
बांके बिहारी मंदिर में क्या घपला हुआ, राम मंदिर में चढ़ावा जिस तरीके से चोरी हो रही है। अब आप बताइए, हम लोग सब हिंदू हैं, हम अपने घर परिवारों में साधुओं और बाबाओं से ही तो सीखना चाहते हैं। वो सब भी पूरे के पूरे सब शामिल हैं इसमें, और इसमें भाजपा और संघ कितना इन्वॉल्व है किसको नहीं पता आज की तारीख में, आप बताइए। तो कम से कम हमको ये प्रवचन ना दे कि हमारे बाबा बहुत ईमानदार हैं, हम लोग मुद्दे पे रहें तो ठीक है। यहां किसी का आंचल धुला हुआ नहीं है, मैं साफ कह रहा हूं। और जो सचिवालय में आप फाइलों वाली बात कह रहे हैं ना, मैं सहमत हूं। हर सरकार, खास तौर से जब चुनाव का रिजल्ट आ जाता है तो सचिवालय में बहुत आग लगती है अगली सरकार को हैंडओवर करने से पहले, मैं मानता हूं। लेकिन एक नया पैटर्न आया है, आपने देखा होगा, चुनाव समाप्त होने के 2 दिन के बाद जिन कमरों में ईवीएम मशीनें रखी हैं उनमें आग लगती है। तो जब ईवीएम मशीनों में आग लगती है तो फाइलें जलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार कंटिन्यू कर लेगी, तो उनको जलानी नहीं पड़ेगी फाइलें। ये सब व्यवहारिक पक्ष हैं। मैं 2 बातें और इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं शेखर जी इसी मुद्दे पे, क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू है। और ये सिविल लाइफ में सबके लिए है। जो ये कह रहे हैं ना कि बुलडोजर से बिल्डिंग गिरा देंगे, शेखर जी लखनऊ के 90% बिल्डिंगें गिर जाएंगी अगर आप नक्शा चेक करके बिल्डिंग गिराना शुरू करेंगे तो। काश वो जेसीबी बिल्डिंग गिराने की जगह दीवार गिरा देती इसी बिल्डिंग की, तो बच्चे जिंदा बच जाते। और आप भी जानते हैं कि वहां से चौराहा 200-300 मीटर दूर है, और पुलिस कितने समय बाद पहुंची और फायर टेंडर कितने समय बाद पहुंचा। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, जनता जानती है, सब जगह पड़ रही है। जो मकान गिराने जाते थे, काश वो दीवार गिरा देते, बच्चे सारे बच जाते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप नक्शा देखेंगे तो 90% बिल्डिंगें पूरे देश में गिर जाएंगी। हमें इसका व्यवहारिक सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैं इसी बिल्डिंग की बात करूं, क्या इस बिल्डिंग को फायर सेफ्टी कंप्लायंट बनाया जा सकता है कि नहीं, हमें इस पे सोचने की जरूरत है। बजाय इसके कि आग लग गया इसको गिरा दो, वहां आग लग गई उसको गिरा दो। लेवाना होटल गिर गया क्या, आप बता दीजिए, और क्यों नहीं गिरा वो आपको पता है। और जो इस बिल्डिंग के मालिक हैं वो हॉस्पिटल में है, आपके हेडिंग में चल रहा है, और उस हॉस्पिटल के कमरे में एसी भी होगा, मैं दावा करता हूं। और क्यों है वो भी आप जानते हैं। इनकी ईमानदारी तो यही दिख गई, जिसका बिल्डिंग गिरानी है वो एसी कमरे में हॉस्पिटल में लेटा हुआ है। मुझे नहीं पता कि उनकी तबीयत कितनी खराब है, लेकिन जेल में भी तो अस्पताल और बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज होती है ना, तो वो हॉस्पिटल में क्या कर रहा है वो आदमी। ठीक है, ये क्यों हो रहा है ये हम आप खुद जानते हैं। ठीक है, हम जरा सा नरेंद्र जी के पास भी चलते हैं। नरेंद्र जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि जो अभी चर्चा चल रही है, जिस तरीके की स्थितियां बनी है, इसमें आपको लग रहा है कि किसी तरीके का कोई रास्ता निकालने का कोई प्रयास है, या कोई राजनीतिक मंशा है, या सिर्फ अपनी कमीज से केवल दाग हटाने की कोशिश है, और बाकी जनता तो राम भरोसे, अब राम भी कहां, राम किसके भरोसे वो भी नहीं पता। अभी तो स्थिति यह है। अच्छा, शायद हमारा संपर्क टूटा हुआ है। द्विवेदी जी, मैं यही सवाल आपसे ले लेता हूं। आपने तो पूरा प्रशासनिक अमला देखा है, बहुत करीब से चीजों को आपने भी हो सकता है कि कई जांचें की हों, उन जांचों का क्या फलसफा रहा होगा ये भी आपसे बेहतर कौन जानता होगा, लेकिन स्थिति यही है। बात आप सही कह रहे हैं। मैं एक चीज स्पष्ट करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकारी व्यवस्था में एक मौलिक सिद्धांत है, वो बहुत पहले से लागू होता है कि जो अच्छा काम करते हैं कर्मचारी या अधिकारी, उनको समय समय पर पुरस्कृत करना चाहिए। पुरस्कृत करने का तरीका अलग अलग भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि नगद पुरस्कार दें, उनकी शाबाशी भी अपने आप में एक पुरस्कार होता है। और जो गलत काम करते हैं, लापरवाही करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के अप्रिय स्थिति सरकार के लिए पैदा करते हैं, उनको शीघ्रता से, जल्दी से, नियम के हिसाब से कठोर दंड देना आवश्यक होता है। जब तक इस सिद्धांत का पालन कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो या सपा की या किसी भी पार्टी को, पालन नहीं करेगी, तब तक सुधार नहीं होगा। यह बड़ा मौलिक सिद्धांत है, इस पर अमल होना चाहिए। दूसरी बात एक और भी है कि जो हमारे प्रदेश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव होता 5 साल बाद, जनता जिसको चुनती है, जिस राजनीतिक पार्टी को वो शासन, वो सरकार बनाता है,
और सरकार का जो मुखिया होता है या जो राजनीतिक पार्टी शासन में रहती है, उसके संकेत, उसके निर्देश, उसके हिसाब से न केवल पुलिस बल्कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था काम करती है। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था काम करती है, चाहे कोई विभाग हो, अग्निशमन हो, एलडीए हो, पुलिस हो या जो भी हो। उदाहरण के लिए कह रहे हैं, अभी करीब 1.5 महीना पहले चुनाव बाद पश्चिम बंगाल में सरकार बदली है, राजनीतिक पार्टी वहां इस समय भाजपा है। वही एडमिनिस्ट्रेशन, वही का प्रशासनिक व्यवस्था अब अपने तौर तरीकों को तुलनात्मक तरीके से कुछ बदली है, जो वो साफ दिख रहा है, देशवासियों को दिख रहा है। तो ये जो मैंने कहा वो सैद्धांतिक बात है। दूसरा, मैंने पहले निवेदन किया था आपसे, मौजूदा सरकार को जो उत्तर प्रदेश में है, मेरा निवेदन के तौर पर है कहना कि एक समय निकाल कर देखना चाहिए कि पिछले 10-15 सालों में ऐसी जो घटनाएं हुई हैं उनके जांच के परिणाम क्या रहे हैं। अगर कोई दोषी रहा है तो दंडित हुआ या दंडित नहीं हुआ। अगर दंडित नहीं हुआ, फाइल दबी रह गई सचिवालय में या कहीं भी, जिस पे हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, तो जिसने फाइल दबाई है उसको बेरहमी से नियम के हिसाब से दंड अगर दे तो पूरी खलबली मच जाएगी प्रशासनिक व्यवस्था में, काफी हद तक लोग सुधर जाएंगे। श्रीवास्तव जी ने जो बात कही मैं उससे सहमत हूं, वो मौलिक बात है, लेकिन उसका अमल व्यवहार में होने में दिक्कत आती है। लेकिन ये जरूर है, इन बातों को स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। धीरे धीरे बच्चों के दिमाग में अच्छी बातें बैठ जाती हैं तो भविष्य में उसका अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। चर्चा में एक बात और आई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल अलीगढ़ में थे, वहां से उनको जानकारी मिली तो भाग करके लखनऊ आए। ये दरअसल महिमा मंडन नहीं है, ये उनका कर्तव्य है। हाँ ठीक है, मतलब वो ठीक है, वो ये बात ठीक है, मतलब उन्होंने कोई एहसान नहीं किया प्रदेश की जनता पर। वो ना आते तो भी बहुत बड़ी खबर बनती कि इस तरीके की स्थिति, वो वहां पे बिजी रहे वगैरह। बिल्कुल सही, ठीक बात है। नरेंद्र जी हमारे, ठीक है, मेरे पास समय कम बचा है, मैं नरेंद्र जी के पास भी जाना चाहूंगा। नरेंद्र जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, मैं आपसे समझना, बहुत सारे विभागों की हमने बात की है, लेकिन जो बिल्डिंग्स में आग लग रही है उसमें ज्यादातर मामले इस तरीके के, या अस्पताल भी जो भी हैं, शॉर्ट सर्किट। और जो हमारे देश का बिजली विभाग है, प्रदेशों में या देश में जो बिजली विभाग है, जिस तरीके की स्थितियां, मतलब किस खंबे के नीचे से आप गुजरे, ऊपर से चिंगारियां, फव्वारा निकल जाए, फुलझड़ी जल जाए, यह बहुत बड़ी स्थिति है। तो यह बिजली विभाग भी अपनी तरीके से एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। और बगैर बिजली के हमारे देश में किसी तरीके की ना फैक्ट्री चल सकती है, ना आम आदमी आज की डेट में अपने घर में रह सकता है। तो इसके ऊपर शायद कंसंट्रेट करना होगा। शेखर जी, इसमें मेरा मत यह है, यदि आपके घर में या मेरे घर में 5 किलोवाट का खर्च है तो हमें 6 या 7 किलोवाट का कनेक्शन लेना चाहिए। हो क्या रहा है, 5 किलोवाट का खर्च और बिजली कनेक्शन लिया है 3 किलोवाट का। यह भी हमें देखना पड़ेगा। हम सारा दोष केवल विभाग पर मर दें, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। विभाग की जिम्मेदारी है, इसमें कोई फंडबट नहीं है, लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी है, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है। ज्यादातर घरों में अगर 5 किलोवाट का खर्च है तो 3 किलोवाट की बिजली ली जा रही है, वो कनेक्शन लिया जा रहा है। ये सब भी देखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों को देखना पड़ेगा। व्यापक सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, हमारे साथ में शुभम है, जो शुभम जिनके जो एक जान गई है जिस बच्चे की, उनके भाई हैं, संयमविज के भाई हैं ये। शुभम, मैं इस चर्चा के आखिर में हूं। ये घटना जिस तरीके से हुई है, इसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या कहना होगा सरकार से, विपक्ष से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने प्रदेश के लोगों से, देश के लोगों से? सर, ये कोई, देखिए, और बात तो जाए कि हम पक्ष या विपक्ष से हम क्या कहना चाहते हैं, तो ये देश में कोई नई घटना नहीं है। आप लोग पूरा दिन इस चीज को लाइव कवरेज करते हैं, और मैं तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल हूँ, राइट। आप लोग पूरा दिन प्रेस कवर करते हैं, सब कवर करते हैं, तो आप जानते हैं देश में आए दिन ये घटना होती है। चाहे इससे पहले हम अगर बात करें नोएडा में, तो एक बच्चा बेचारा डूब करके मर गया एक कंस्ट्रक्शन साइट पे, जिसे बहुत आसानी से सावधानी से निकाला जा सकता था। खैर,
वहां पे हुआ। इसके बाद जनकपुरी में एक पिट होल खोदा गया सड़क के बीचों बीच, और वहां एक बाइकर बेचारा गिर गया रास्ते में और उसको किसी ने निकाला नहीं। इस तरीके की तमाम घटनाएं देश में होती रह रही हैं। बस फर्क इतना है कि ये घटना आज हमारे साथ हुई है तो शायद हमें इसका बेटर रियलाइजेशन है। पहले हम सिर्फ ये घटनाएं सुन रहे थे, आज हम उस घटना के प्रतीक भी हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि सरकार को और हमें भी, सबको, आम इंडिविजुअल को भी ये बात सोचनी पड़ेगी, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे देश के किसी भी पद पे बैठा हो, कि प्लीज आप हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए। अगर हम सरकार को गलत फैसले मंजूर करेंगे, अगर हम अपना काम ढंग से ना करके सरकार से उम्मीद करेंगे कि वो हमारे गलत फैसलों में हमारा साथ दे। ठीक है शुभम, बड़ी बात आपने कही है और बहुत सही सटीक संदेश आपने दिया है आज इस चर्चा में। आपका बहुत धन्यवाद। मेरे पास आज वक्त इतना ही था। अविरल जी, शरद जी, द्विवेदी जी, नरेंद्र जी, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से जो बात शुभम ने कही है वो सबके लिए एक संदेश है। जिनके पैर न पड़ी बेवाई, तेका जाने पीर पर आई। जिसने अपने भाई को खोया है वो खुद कह रहा है कि हमको अपने आप से शुरू करना होगा। आज हम विक्टिम हैं, हमें दुख है, तो हम आपको अपनी पीड़ा बता रहे हैं। विभाग या सरकार या पक्ष या विपक्ष, वहां तक जाने की जरूरत जब होगी तब होगी। आप अपने से शुरू कर लीजिए। और बिजली एक ऐसी चीज है कि अगर आपके यहां आपने कम लोड ले रखा है तो आप ये तय मान लीजिए किसी दिन हादसा हो जाएगा। इसलिए अपने से चिंता शुरू कीजिए, देश अपने आप सुधर जाएगा, हादसे अपने आप रुक जाएंगे। नमस्कार। फायर वाले गिरी आ रहे खाली यार, पता नहीं कहां है ये देखिए भाई, कैसे लोग अपनी जान बचा रहे हैं। काले गए, सबको भी अस्पताल भेजा है। बड़ी घटना। आंखों में देखिए बेहानी ऊपर से सीधा नीचे कूदा, जिससे उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके दोनों पैर में चोट लगा। की घटनाएं होती हैं, 2-4 दिन मीडिया में खबरें चलती हैं, निंदा आलोचना होती है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। आखिरकार भ्रष्टाचार कर करके एनओसी क्यों दे रहे हैं?